लास्ट क्लास में टॉकिंग अबाउट लास्ट क्लास में बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सीवर। लास्ट क्लास में टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सीवर। वीडियो नहीं आ रहा है तो विनोद एक बार रिफ्रेश करो सिस्टम को। रिफ्रेश सिस्टम, यहाँ से फीड प्रॉपर्ली जा रही, अपना सिस्टम रिफ्रेश कीजिए, वीडियो आ जाएगा। मैराथन क्लास कब होगी? इसी मंथ में होगी, लास्ट वीक में हो जाएगी। मैराथन लास्ट वीक में होगी, इस मंथ के लास्ट वीक में मैराथन क्लास होगी। हाइड्रोलिक विंड डेप्थ हो गया था कुछ, सो हाइड्रोलिक विंड डेप्थ तो आज या कल मैं पोल करा दूंगा। 2-3 दिनों से कुछ और काम था, तो टुडे और टुमारो आई विल कैरी आउट द पोल। टॉपिक डिसाइड कर लेंगे उसमें, वी डिसाइड द टॉपिक। सब्जेक्ट विल बी सॉइल मैकेनिक्स, सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स होगा। सब्जेक्ट ड्यूरिंग द मैराथन विल बी सॉइल मैकेनिक्स। तो इस मंथ के लास्ट वीक में आपका टेस्ट भी होगा ऑब्जेक्टिव का, तो इस मंथ के लास्ट वीक में ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, मैराथन क्लास भी होगी। मोर ओवर वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ टेस्ट सीरीज ऑफ, हम टेस्ट सीरीज भी प्लान कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वी आर ऑल्सो प्लानिंग द टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो भी पाइपलाइन में है, वो भी इस 1-2 दिनों में फाइनल हो जाएगा। तो वो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। दैट टेस्ट सीरीज विल आल्सो स्टार्ट द क्लास। आई शेयर द लिंक इन द लास्ट। फिर कंटिन्यू करने दो, जो फिर यही होता है, फ्री में चीज़ मिलती है फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पढ़ाने देते नहीं हो, टाइम तो वेस्ट करते जा रहे हो सारे। 10 मिनट तो निकाल दिया, क्या करो उसमें बताओ। जो टॉपिक है वो तो पढ़ा यहीं पे। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो। अब जो सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो की उसकी बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो टू बी रेफर्ड, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो टू बी रेफर्ड इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो अगर सीवर में पार्शियल डेप्थ फ्लो हो रहा है, सीवर में फुल डेप्थ फ्लो हो रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वो कैसे रिलेटेड है इस अल्फा के साथ, बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इस वेलोसिटी ऑफ फ्लो को समझने से पहले, तो प्रायर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अगर हम बेसिक बात करें, तो प्रायर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अगर हम एक बेसिक बात करें, बेसिक बात ये करें कि किसी भी पाइप में इन एनी ऑफ द गिवन पाइप, वेलोसिटी बाय एनी ऑफ द मेथड, चाहे जो मर्जी मेथड यूज करो आप, वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो कहने का मतलब है एक पाइप के अंदर वेलोसिटी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एन नंबर ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन अ पाइप। अगर कुछ एग्जांपल दूं मैं आपको, चेसिस थ्योरी है, मैनिंग्स थ्योरी है, हेजन-विलियम थ्योरी है, देन वी हैव Darcy-Weber थ्योरी, Putter's थ्योरी। सो एन नंबर ऑफ थ्योरीज आर अवेलेबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ पाइप, irrespective of type of theory। जैसी मर्जी थ्योरी हो, तो 4 प्रॉपर्टी हो गई, 5वीं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। irrespective of type of theory which are you applying, जैसी मर्जी पाइप हो, जैसी मर्जी थ्योरी हो, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है 3 बेसिक बातों पर डिपेंड होगी। वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल डिपेंड अपॉन 3 बेसिक पैरामीटर्स। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ पाइप, इसको बात के रखो, हर जगह काम आएगी ये चीज। आपके इरिगेशन में भी आती है, हाइड्रोलॉजी में भी आती है, आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आती है, अभी एनवायरनमेंट में भी चल रही है, ये चीज सॉइल में काम आएगी आपके। तो बेसिक कांसेप्ट है, हर जगह काम करेगा ये। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एनी गिवन पाइप विल बी द फंक्शन ऑफ 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर का फंक्शन होगा ये, एक फ्रिक्शन, दूसरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो, तीसरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इन थर्ड केस इट विल बी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो 3 पैरामीटर हैं जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो, तीसरा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जब भी कोई फ्लूइड किसी मीडियम में से पास करता है, क्या मीडियम उसको पास होने देगा? व्हेनेवर अ फ्लूइड passes through any medium, will the medium permit the flow of the fluid? जब भी कोई मीडियम किसी फ्लूइड में, जब भी कोई फ्लूइड किसी मीडियम में से पास करेगा, क्या मीडियम उसको पास होने देगा? क्या ऑफर करेगा उसे? वो मीडियम उस फ्लूइड को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो इस एफ का मतलब फंक्शन है, इस एफ का मतलब फ्रिक्शन है, फर्क है दोनों के अंदर। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एनी पाइप विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन द फ्रिक्शन। ये हमेशा डिपेंड करेगा फ्रिक्शन के ऊपर। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ फ्लो। जो वेलोसिटी होगी फ्लो की पाइप के अंदर, वो डिपेंडेंट होगी उसके डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर। कल हमने डिस्कस किया था कि सीवर के अंदर डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर रही है, हमने डिस्कस किया था सीवर के अंदर डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो हमने कौन सी डेप्थ ले ली? हमने कौन सी डेप्थ ले ली? एवरेज डेप्थ ले ली। उस एवरेज डेप्थ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो। एंड थर्ड ऑफ द पैरामीटर इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब आपको ध्यान रखना है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। हमारे केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्लोप। इन अवर केस यू कैन रिप्लेस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विद द स्लोप, पर जो थ्योरी है हमारी मेन, उसमें ये डिफाइंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो ध्यान रखना है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है वो आपको बता रखा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मींस हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो, दिस वी हैव डिस्कस इन डिटेल। तो जैसी भी थ्योरी हो, वेलोसिटी हमेशा डिपेंडेंट होगी इन 3 चीजों के ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के ऊपर और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर, जो हमारे केस में स्लोप है। अभी मैं एनालाइज कर रहा हूं इस वेलोसिटी को यूजिंग मैनिंग्स थ्योरी। रीजन बीइंग, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनिंग्स थ्योरी आर कंपैरेटिवली बेटर देन एनी अदर थ्योरी व्हिच इज अवेलेबल। जो रिजल्ट निकल के आते हैं मैनिंग्स थ्योरी के, वो कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। तो मैं मैनिंग्स थ्योरी अप्लाई कर रहा हूं यहां पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सवाल मैनिंग्स थ्योरी के ऊपर मिलेगा, सवाल में जैसी थ्योरी वो बोलेगा वो थ्योरी हम अप्लाई कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो अंडर पार्शियल फ्लो कंडीशन विल बी इक्वल टू 1/n r raised to power 2/3 s raised to power half। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ फ्लो अंडर फुल फ्लो कंडीशन विल बी इक्वल टू 1/N r raised to power 2/3 s raised to the power half। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो अंडर पार्शियल फ्लो टू द फुल फ्लो कंडीशन विल बी इक्वल टू n/n r/r raised to the power 2/3 raised to the power 2/3 into s/s raised to the power 1/2। चलो बताओ सारी बातें। पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्मॉल s का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल s हियर? स्मॉल s का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल s हियर? स्मॉल s मींस स्लोप ऑफ द सीवर रनिंग पार्शियली फुल। ये स्लोप है सीवर की जो पार्शियल डेप्थ में रन कर रहा है। कैपिटल S का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल S? इट मींस स्लोप ऑफ द सेम सीवर रनिंग एट फुल डेप्थ। इसी सीवर की स्लोप जो फुल डेप्थ पे रन कर रही है। क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू?
दोनों सेम है क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो के बदलने से स्लोप चेंज नहीं होती। डेप्थ ऑफ फ्लो के चेंज होने से स्लोप चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब है स्मॉल एस किसके बराबर है? कैपिटल एस के बराबर है। तो स्मॉल एस विल बी इक्वल टू कैपिटल एस। फर्क दोनों में है नोटेशन का। तो हमने लोअर केस लेटर यूज किया था पार्शियल फ्लो कंडीशन के लिए, हमने अपर केस लेटर यूज किया था फुल फ्लो कंडीशन के लिए। तो बस नोटेशन का फर्क है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी सेम। तो स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस। चलिए स्मॉल एन का मतलब क्या है? स्मॉल एस मींस रफनेस कोफिशिएंट और मैनिंग्स कांस्टेंट और रुगोस्की कोफिशिएंट। क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द रफनेस ऑफ द मटेरियल। इस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल। तो स्मॉल एन का मतलब रफनेस ऑफ द मटेरियल रनिंग पार्शियली फुल। कैपिटल एन का मतलब रफनेस ऑफ द सेम मटेरियल रनिंग एट फुल डेप्थ। तो स्मॉल एन का मतलब है रफनेस ऑफ सीवर मटेरियल रनिंग एट पार्शियल डेप्थ। कैपिटल एन का मतलब है रफनेस ऑफ द सेम सीवर रनिंग एट फुल डेप्थ। स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या फर्क है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल एन? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल एन? ये डिपेंड कर जाता है सीवर के मटेरियल के ऊपर। मटेरियल सीवर का सेम है तो स्मॉल एन कैपिटल एन के बराबर होनी चाहिए। स्मॉल एन कैपिटल एन के बराबर होनी चाहिए पर होती नहीं है। इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एन। अब क्यों नहीं होती? रीजन बीइंग जब सीवेज फ्लो करता है सीवर के अंदर, जब सीवेज फ्लो करता है सीवर के अंदर, वेयर एंड टेयर होती है सीवर की। वेयर एंड टेयर ऑफ द सीवर विल टेक प्लेस। कौन करेगा वेयर एंड टेयर? तीन चीजें करेंगी। ऊपर जो एयर फ्लो कर रही है, फिर जो पानी फ्लो कर रहा है, और पानी के अंदर जो सॉलिड्स फ्लो कर रहे हैं। ये तीनों की तीनों चीजें सीवर के मटेरियल की वेयर एंड टेयर करती है। तो एक अलग बात है, वेयर एंड टेयर कॉज्ड बाय द सॉलिड्स विल बी हाईएस्ट, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय द एयर। और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी वाटर पे, फिर लिक्विड होगा, फिर एयर होगा। कहने का मतलब है कि डेंसिटी के हिसाब से सेपरेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सीवर में रफनेस ज्यादा मिलेगी इन द लोअर पार्ट और कम मिलेगी इन द अपर पार्ट। इसका मतलब ये हुआ रफनेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द सीवर इज मोर देन द ओवरऑल रफनेस ऑफ द सीवर। जो सीवर की रफनेस होती है लोअर पार्ट में, वो ज्यादा निकल के आती है ओवरऑल रफनेस से। रफनेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द सीवर इज मोर देन द ओवरऑल रफनेस ऑफ द सीवर। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे नीचे आते हैं सीवर में रफनेस बढ़ती चली जाती है। इनफैक्ट अगर मैं वैल्यू दूं आपको, टॉप पे और बॉटम पे रफनेस में फर्क अप्रोक्सीमेटली 20% का निकल के आता है। तो रफनेस एट द बॉटम ऑफ द सीवर मे बी अप्रोक्सीमेटली 20% मोर देन द रफनेस एट द टॉप ऑफ द सीवर। यानी स्मॉल एन की वैल्यू बॉटम पार्ट में आपको टॉप पार्ट से 1.2 टाइम ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो कहने का मतलब है रफनेस में फर्क होता है सीवर के, तो स्मॉल एन की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल एन से। पर क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है, सिंस आई हैव टू सिंप्लीफाई माय कैलकुलेशन, आई एम अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन के बराबर है। तो ध्यान रखना है आपको, ये स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन के बराबर होती नहीं है, पर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने असम्पशन ले लिया कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। अगर ये असम्पशन वैलिड है, इसका मतलब v by v कितना आ रहा है? v by v निकल के आ रहा है r by r रेज टू द पावर 2/3। और r by r हमने कल निकाल लिया था। r by r वी हैव कैलकुलेटेड यस्टरडे। कितना निकल के आ रहा था? अल्फा बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा बाय 2 पाई डिवाइड बाय अल्फा बाय 360 डिग्री रेज टू द पावर 2/3। ये रिलेशनशिप हमारी तब वैलिड होगी, ये रिलेशनशिप हमारी तब वैलिड होगी जब रफनेस कांस्टेंट हो। अगर रफनेस कांस्टेंट नहीं है तो ये रिलेशन भी वैलिड नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन द सीवर रनिंग पार्शियली फुल एंड कंप्लीटली फुल इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, प्रोवाइडेड रफनेस इज कांस्टेंट। रफनेस कांस्टेंट हो, नहीं है कांस्टेंट, एन की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ जाएगी। यू टू यूज द वैल्यू ऑफ एन। ये रही पूरी कहानी। रीड करना है कोई सा पॉइंट इसमें से? एनी पॉइंट टू ग्राफ फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? So velocity of the flow in the sewer running partially full and completely full is given by the following relationship. ये relationship हमें velocity of flow बताती है सीवर के अंदर। क्लियर है? चलिए, refer the next property. Next property, last property of flow is rate of flow. So last of the property of flow is rate of flow. Rate of flow means discharge. The last property to be understood is rate of flow. That is termed as discharge. So rate of flow under partial flow condition is equal to small a into small b. Rate of flow under full flow condition is equal to capital A into capital B. So rate of flow under partial flow to the full flow condition is equal to A by A into B by B. दोनों वैल्यूज पता है हमें, both the values are known to us. Substitute the result. A by A is equal to alpha by 360 degree minus sin alpha by 2 pi. B by B is equal to alpha by 360 degree minus sin alpha by 2 pi divided by alpha by 360 degree raised to the power 2/3. So if in the same sewer flow takes place at partial depth, flow takes place at full depth, Q by Q ratio is given by the following relationship. Again, this relation is valid provided n is constant. तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, provided n is constant. तो n constant होना चाहिए। अगर n constant नहीं है, ये relation भी valid नहीं होगी। तो provided n is constant, n constant. अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, any point to be referred from this entire story. तो whatever properties of the flow that were available with us, जितनी भी properties थी flow की हमारे पास, उन सबको हमने relate कर दिया अल्फा के साथ। They are being related with the central angle of flow.
NNN डिफाइंड बाय अप टू 20%, 1.2 नहीं होता है, सारी बातें खुद ही बता देता हूँ, ध्यान से सुना करो बस। अप टू 20% बोला था मैंने। रफनेस इन द लोअर पार्ट may extend up to be 20% more than the roughness in the upper part. इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल एन की वैल्यू 1.2 टाइम्स एन लेके चल दोगे। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल में लेने से कितना वेरिएशन आएगा, डिपेंड करेगा उनकी वैल्यू के ऊपर। वैल्यू बताओ दोनों की। कितना वेरिएशन आएगा वो डिपेंड करेगा वैल्यू के ऊपर। गिव द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन कैपिटल एन। ये पूरी कहानी। चलिए नाउ बेसिक डिस्कशन वी हैव डन, अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। बेसिक डिस्कशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो आर बीइंग रेफर्ड आउट। अब इस पूरी कहानी की एप्लीकेशन निकल के आती है। क्या एप्लीकेशन निकल के आती है? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो आर रिलेटेड एट पार्शियल एंड फुल फ्लो कंडीशन विद अल्फा। हमने सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट किया अल्फा के साथ, बट द प्राइम एम ऑफ रेफरिंग दिस एंटायर थ्योरी वाज टू रिलेट ऑल दीस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज हमें इन सारी प्रॉपर्टी को रिलेट करना था आपस में। कौन सी प्रॉपर्टी थी? डेप्थ ऑफ फ्लो, देन वी वर हैविंग एरिया ऑफ फ्लो, सो डेप्थ ऑफ फ्लो, देन वी वर हैविंग एरिया ऑफ फ्लो, we were having perimeter of flow, then we were having hydraulic mean depth of flow, we were having velocity of flow, we were having rate of flow. तो हमें इन सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट करना था आपस में। अगर मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट करता, 6 प्रॉपर्टी हैं, 2 के बीच में रिलेशन निकालनी है, 15 रिलेशन निकल के आती। देयर वुड हैव बीन 15 एक्सप्रेशंस रिलेटिंग ऑल दीस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो उन 15 रिलेशन की मदद से हम एनालिसिस करते हैं अपनी। कहने का मतलब है प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हमारी। उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। कैसे? उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट कर दिया अल्फा के साथ। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो आर लिंक्ड विद द अल्फा एंड बाय डूइंग सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो आर रिलेटेड विद ईच अदर। जैसे ही हमने इन प्रॉपर्टीज को रिलेट किया अल्फा के साथ, हमने प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट कर दिया। कहने का मतलब है अब सारी प्रॉपर्टीज आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इफ आई नो द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो, अगर मुझे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो पता है और मुझे डेप्थ ऑफ फ्लो निकालनी है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो आई विल कैलकुलेट द अल्फा and I'll put this alpha in d by d. मैं इस alpha को पुट कर दूंगा d by d में, I'll get the depth of flow. मैं इस alpha को पुट कर दूंगा q by q में, I'll get the rate of flow. मैं इस alpha को पुट कर दूंगा p by p में, I'll get the perimeter of flow. It means our prime aim was to relate all the properties of the flow with respect to each other, and to do so we have taken the help of the alpha. हमने alpha की मदद ली है। तो ये हमारा तरीका होता है हमारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का। This is a method which is being adopted by us to simplify our process. कोई सही पॉइंट रिपीट करना उसमें सर? Any point to refer from this for anyone? ले रहा था कि गाने भी करना है इस पर कुछ किसी के लिए? चलिए, तो ये बात भी समझ में आ गई कि सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट किया है। अब हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके एक बेसिक रेफरेंस निकालते हैं सीवर की। अब द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज विल डिराइव द बेसिक रेफरेंस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन। अब क्या है बेसिक रेफरेंस ऑफ सर्कुलर सेक्शन? सो इफ आई ड्राइव अ बेसिक रेफरेंस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ये हमारा सर्कुलर सेक्शन है, दिस इज आवर सर्कुलर सेक्शन ऑफ द सीवर जस्ट बीइंग अडॉप्टेड। ये हमारा बेसिक सर्कुलर सेक्शन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना है। अब कैसे एनालाइज करें इसकी प्रॉपर्टीज को? चेक करो, check the entire story. If the depth of flow is 0.5 d, यानी सीवर हाफ फुल रन कर रहा है। तो अगर हमारा सीवर हाफ फुल रन कर रहा है, तो रिसीवर इज रनिंग हाफ फुल। तो अगर हमारी सीवर हाफ फुल रन कर रही है, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं ये हमें निकालनी है। तो इसको मैं मैथमेटिकली मेंशन कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस मैथमेटिकली। मैंने बोला अज्यूमिंग n इज कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना पूरी कहानी को, फिर से समझने में दिक्कत होगी इसको। सो इफ n इज कांस्टेंट, मैंने n को कांस्टेंट माना। इफ n इज कांस्टेंट, सीवर इज रनिंग हाफ फुल, सीवर हाफ फुल रन कर रहा है, सीवर इज रनिंग हाफ फुल। मैंने n को कांस्टेंट माना और सीवर हमारा रन कर रहा है हाफ फुल, तो सीवर इज रनिंग हाफ फुल। सीवर हाफ फुल रन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ d by d रेशियो इज इक्वल टू 1/2। तो अगर सीवर हाफ फुल रन कर रहा है, मैंने इसको मैथमेटिकली लिख दिया d by d रेशियो इज इक्वल टू 1/2। इट मींस विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, इट इज इक्वल टू 1 minus cos alpha by 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। इफ आई सॉल्व दिस, अल्फा कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू निकल के आती है 180 डिग्री। If I put this alpha in remaining properties of the flow, I'll get the corresponding remaining properties of the flow. मुझे बाकी properties of flow मिल जाएंगी। कैसे? If I put this alpha in a by a, अगर मैं इस alpha को put करूँ a by a में, area of flow comes out to be 1/2. If I put this alpha in p by p, perimeter of flow comes out to be 1/2. If I put this alpha in r by r, I'll get the hydraulic mean depth of flow as 1. So a by a divided by p comes out to be 1. If I put this alpha in v by v, I'll get the velocity of flow as 1. If I put this alpha in q by q, I'll get the rate of flow as 1/2. मैंने सारी वैल्यूज डायरेक्टली लिख दी। तो अगर सीवर हाफ फुल रन कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज है फ्लो की, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो। अब इसको मार्क करो सीवर के ऊपर, मार्क ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो ऑन दिस सीवर। तो डेप्थ ऑफ फ्लो है 0.5 d, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू कैपिटल V। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू कैपिटल V। रेट ऑफ फ्लो कितना है?
rate of flow is equal to half the full discharge, तो 0.5 क्यू. Rate of flow is half the full discharge which is equal to 0.5 क्यू. अब यहाँ से हमारी मेन कहानी स्टार्ट होती है. अगर मैं डेप्थ को बढ़ाऊं 0.5 डी के ऊपर, इफ आई इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ सर्कुलर सेक्शन अबव 0.5 डी, ये वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट करती है. अगर मैं इस डेप्थ को बढ़ाऊं सर्कुलर सेक्शन में 0.5 डी के ऊपर, ये वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट करती है. दिस वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. जब ये डेप्थ बढ़ते बढ़ते when this depth increases and becomes equals to 0.81 d, this velocity becomes maximum. ये velocity maximum हो जाती है. velocity निकल के आती है maximum 1.14 times of capital V. अगर मैं डेप्थ को 0.81 d से और बढ़ाऊं, if I further increase the depth of flow, अब ये velocity कम होना चालू होती है. जब डेप्थ बढ़ते बढ़ते हो जाती है कैपिटल डी, जब डेप्थ बढ़ते बढ़ते हो जाती है कैपिटल डी, ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो जाती है कैपिटल वी. ये वेलोसिटी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एंड बिकम्स इक्वल टू कैपिटल वी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. जब डेप्थ है 0.5 डी, वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल वी. डेप्थ को बढ़ाना स्टार्ट किया, जब डेप्थ बढ़ते बढ़ते हो गई 0.81 डी, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गई 1.14 टाइम्स ऑफ वी. तो इनिशियली वेलोसिटी बढ़ी. अब 0.81 डी के बाद अगर हम डेप्थ को बढ़ाएं, वेलोसिटी कम होना चालू होती है. और जब डेप्थ बढ़ते बढ़ते डी हो जाती है, वेलोसिटी कम होते होते कैपिटल वी हो जाती है. तो ये वेरिएशन निकल के आती है वेलोसिटी के अंदर. दिस इज द वेरिएशन व्हिच कम्स इन द वेलोसिटी इन सर्कुलर सेक्शन. सेम इज द केस फॉर डिस्चार्ज. यही कहानी डिस्चार्ज के साथ है. अगर मैं डेप्थ को बढ़ाऊं 0.5 डी के ऊपर, इफ आई इंक्रीज द डेप्थ बियॉन्ड 0.5 डी, डिस्चार्ज बढ़ता है. डिस्चार्ज स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बियॉन्ड 0.5 क्यू. अगर ये डेप्थ बढ़ते बढ़ते 0.95 डी हो जाती है, डिस्चार्ज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है. डिस्चार्ज बिकम्स मैक्सिमम. तो डिस्चार्ज बिकम्स मैक्सिमम. तो डिस्चार्ज बढ़ते बढ़ते हो जाता है मैक्सिमम. डिस्चार्ज बिकम्स मैक्सिमम. तो क्यू मैक्स कम्स आउट टू बी 1.07 टाइम्स ऑफ क्यू. यानी डिस्चार्ज हो गया हमारा मैक्सिमम. अगर हम डेप्थ को और बढ़ाएं 0.95 डी के ऊपर, डिस्चार्ज कम होते होते हो जाती है कैपिटल क्यू. तो डिस्चार्ज कम होते होते हो जाती है कैपिटल क्यू. इसका मतलब मैंने आपको सर्कुलर सेक्शन में वेलोसिटी और डिस्चार्ज की वेरिएशन बता दी. साइको सुजैन, रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को. रिफ्रेश योर सिस्टम. अगर स्क्रीन नहीं दिख रही, सिस्टम को रिफ्रेश कीजिए अपने एक बार. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सर्कुलर सेक्शन में डेप्थ को इंक्रीज कर दूं 100%, इफ आई इंक्रीज दी डेप्थ बाय 100%, जो वेलोसिटी है वो एट मैक्स कितनी हो रही है? 14% ऑफ वेलोसिटी एट फुल डेप्थ ऑफ फ्लो. अगर मैं डेप्थ को बढ़ा दूं 100%, जो डिस्चार्ज है वो एट मैक्स हो रहा है 7% ऑफ फुल डिस्चार्ज. एंड दिस बिकम्स द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्कुलर सेक्शन का. क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज? सबसे बड़ा एडवांटेज सर्कुलर सेक्शन का ये होता है कि इसमें फ्लक्चुएशंस इन वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज सबसे कम निकल के आती है. तो इन सर्कुलर सेक्शन फ्लक्चुएशंस इन वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज कम्स आउट टू बी लीस्ट. Hence we design the सीवर to be a circular section only. इसीलिए हम सर्कुलर सेक्शन को इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी और डिस्चार्ज की फ्लक्चुएशन सबसे कम निकल के आती है. अब मुझे ये फ्लक्चुएशन सबसे कम चाहिए क्यों? Why we require the least fluctuation? इसके रीजन को समझने की कोशिश करते हैं. उसके लिए मुझे ये बताओ कि ये जो सर्कुलर सेक्शन है, ये सीवेज को लेके कहां पर जा रहा है? दिस सीवर इज कैरिंग द सीवेज अप टू वेयर? ये जो सीवर है, ये सीवेज को कहां लेके जा रहा है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे. तो सीवर सीवेज को लेके जा रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी कैरी आउट द ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? बायोलॉजिकली. बायोलॉजिकली मींस व्हाट? बाय रिएक्शन ऑफ. बायोलॉजिकली का मतलब क्या है? बाय रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से क्या कराते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराते हैं. एंड एनी शॉक लोडिंग इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ध्यान सुनना, एनी शॉक लोडिंग इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज डिजास्टर्स फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कोई भी शॉक लोडिंग गई, ये डिजास्टर्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए. कहने का मतलब है शॉक लोडिंग के टाइम पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. दे गेट डिस्ट्रॉयड. कैसे? ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, ये मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा. अभी के लिए अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शॉक लोडिंग गई, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं वो मर जाते हैं. कैसे मर जाते हैं इसकी कहानी आगे बताई जाएगी आपको. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी को सस्टेन कराने के लिए हमने ये सीवर सर्कुलर दिया हुआ है, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन के अंदर फ्लक्चुएशंस इन वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज कम्स आउट टू बी लीस्ट. इसीलिए सीवर हमेशा सर्कुलर सेक्शन के फॉर्म में डिजाइन होता है. इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, पर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से सीवर हमेशा सर्कुलर बनाया जाए. बिकॉज ऑफ व्हिच सीवर इज ऑलवेज डिजाइन्ड टू बी सर्कुलर इन ज्योमेट्री. अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी फॉर एनीवन. व्हाई इट इज हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन? क्योंकि इसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सबसे ज्यादा निकल के आ जाती है. फॉर अ गिवन पेरीमीटर इसमें एरिया मैक्सिमम है. फॉर अ गिवन पेरीमीटर इट्स एरिया कम्स आउट टू बी मैक्सिमम. हेंस इट इज हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन. इसलिए इसको हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन बोला जाता है. और ये मेरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन था ही नहीं अभी. दिस वाज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. अभी तो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि हम सर्कुलर सेक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं. व्हाई डू वी प्रोवाइड सर्कुलर सेक्शन?
एडवांटेज सर्कुलर सेक्शन की ये होती है कि इसमें फ्लक्चुएशंस वेलोसिटी और डिस्चार्ज में बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में सबसे कम निकल के आते हैं. शॉक लोडिंग का मतलब होता है सडन चेंज इन वेलोसिटी और सडन चेंज इन डिस्चार्ज. शॉक लोडिंग मींस सडन चेंज इन वेलोसिटी और सडन चेंज इन डिस्चार्ज. इसको शॉक लोडिंग बोला जाता है. For same reason we provide the Beffel walls in septic tank. Again, अभी डिस्कशन सीवर की हो रही है, सेप्टिक टैंक पे चले गए, फिर बाकी लोग बोलेंगे सेप्टिक टैंक क्या होता है. जो चीज डिस्कस हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करते हो, आगे पीछे क्यों भागते रहते हो. ये रहता की कहानी भी करना है कोई पॉइंट इसमें से. तो हेंस वी डिजाइन सीवर टू बी ऑलवेज सर्कुलर. इसलिए हम सीवर को हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही डिजाइन करते हैं. तो सीवर डिजाइन किया जाता है सर्कुलर फॉर्म में. सीवर्स आर ऑलवेज डिजाइन टू बी सर्कुलर. नाउ द पॉइंट इज, अब इसको अप्लाई करके बताना है. अप्लाई करके बताना है तो इसके ऊपर प्रॉब्लम रेफर करनी पड़ेगी. यू हैव टू रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस. चलिए रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस. प्रॉब्लम रेफर कीजिए इसके ऊपर. तो इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस. प्रॉब्लम रेफर कीजिए इसको. रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस. प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 1. फर्स्ट प्रॉब्लम टू बी रेफर्ड. First problem to be referred is the ratio of head loss per unit length in the sewer. Compute the ratio of head loss per unit length in the sewer. Running half full and completely full. कैलकुलेट कीजिए कितनी वैल्यू आ रही है. तो हमें रेशियो निकालनी है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड लॉस पर यूनिट लेंथ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड लॉस पर यूनिट लेंथ? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है. आपको रेशियो निकालना है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर द सीवर रनिंग हाफ फुल एंड कंप्लीटली फुल. यानी डी बाई डी कितना दे रखा है आपको? डी बाई डी इज गिवन टू बी 1/2. अगर डी बाई डी 1/2 है तो वी बाई वी कितना होता है? 1. और आर बाई आर कितना होता है? 1. सो आर बाई आर और वी बाई वी की वैल्यू 1 निकल के आती है. सो द सीवर इज रनिंग हाफ फुल. जब सीवर हाफ फुल रन कर रहा होता है वी बाई वी भी 1 होता है, आर बाई आर भी 1 होता है. दोनों वैल्यूज 1 निकल के आती है. तो वी बाई वी की वैल्यू 1 निकल के आती है. यानी स्मॉल वी इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल वी. वैल्यू पुट करो. स्मॉल वी की वैल्यू क्या है? 1 by small n. So 1 by small n r raised to power 2/3 r raised to power 2/3 s raised to power half. अब s की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? I लिख रहा हूँ. तो instead of s I am writing I क्योंकि एक्चुअल में वो I होती है. This is equal to 1 by capital N capital R raised to the power 2/3 capital I raised to the power half. Capital I raised to the power half. What about small n capital N? सवाल में कोई जानकारी नहीं दी है. There is no information in problem regarding the roughness. क्या मान के चल देंगे? Same. तो assume किया. तो assume n is constant. तो हमने मान लिया n constant है. So assume n is constant. तो हमने assume किया n constant है. तो assuming n is constant, तो I raised to the power half divided by capital I raised to the power half. Divided by capital I raised to the power half comes out to be how much? तो ये वैल्यू निकल के आ रही है r by r raised to the power 2/3. r by r की वैल्यू कितनी है? 1 है. रेशियो कितना आ रहा है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का? 1 निकल के आ रहा है. सो इट विल कम आउट टू बी 1. तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू 1 है. इसका मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी क्या निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा. तो ये बात आप डायरेक्टली बता सकते थे. We know that the slope will be same, so answer will be 1. तो हमें पता है स्लोप सेम है. तो स्लोप तो पूछी नहीं है आपसे. स्लोप तो पूछी नहीं है आपसे. v is equal to IR. ये क्या लगा है? v equals to IR. डार्सी लॉ नहीं लगा सकते. ये देखो अनुज तिवारी गजब. डार्सी लॉ नहीं लगा सकते. बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है आपकी. जरा डार्सी लॉ बताना. वेलोसिटी किसके अंदर बताता है? डार्सी लॉ हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसमें बताता है? डार्सीज लॉ हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसमें बताता है? सॉइल में बताता है. तो सीवर सॉइल है. तो डार्सीज लॉ नहीं लगा सकते क्या? मतलब कोई सा भी लॉ कहीं भी लगा दो. बढ़िया. वो देखो साइकोसोलन लेमिनार. तो डार्सी लॉ कब लगाते हैं? लेमिनार में लगाते हैं. रिप्लाई देखो क्या आ रहा है. आंसर तो आ ही गया. अरे डार्सीज लॉ सॉइल के लिए है. ये सॉइल थोड़ी है. दिस इज नॉट द सॉइल. आंसर तो बहुत सारी चीजों का बने. आंसर तो आ गया. फिर आगे बोल रहा है आंसर तो आ गया. बढ़िया आंसर आ गया. तो इसी से करके आना. फिर रेफर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम रेफर कीजिए. The next of the problem is a circular sewer is to carry 0.08 meter cube per second when flowing half full. When flowing half full and slope is 5 meter per 1 kilometer. Calculate
what is the velocity of flow? What is the velocity of flow? N is equal to 0.013. Calculate. सर फॉर अदर डेप्थ कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही. अदर डेप्थ के लिए क्या होगा? सेम कैलकुलेशन होगी. जो मर्जी डेप्थ के लिए हो कैलकुलेशन तो ऐसी होगी. कैलकुलेशन थोड़ी बदल जाएगी. दूसरी डेप्थ बताओ, कैलकुलेट कर लेंगे उसको भी. गिव द अदर डेप्थ, वी कैन कैलकुलेट दैट आल्सो. वन सेवन वन. 6171. सबका अलग अलग आ रहा है. 0.5 रेडियस के बिना नहीं हो रहा है. चलो बहुत बढ़िया. तो सर्कुलर सीवर इज टू कैरी 0.08 मीटर क्यूब पर सेकंड व्हेन रनिंग फुल. तो सीवर इज रनिंग फुल, हाफ फुल रन कर रहा है. तो डी बाई डी कितनी दे रखी है आपको? सो डी बाई डी इज गिवन टू बी 1/2. सो डी बाई डी इज गिवन टू बी 1/2. व्हेन डी बाई डी इज 1/2 इसका मतलब अल्फा की वैल्यू होती है 180 डिग्री. अल्फा 180 डिग्री होता है. वी बाई वी की वैल्यू निकल के आती है 1 और क्यू बाई क्यू की वैल्यू निकल के आती है 1/2. सो क्यू बाई क्यू कम्स आउट टू बी 1/2. सो क्यू बाई क्यू की वैल्यू निकल के आती है 1/2. आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है यानी स्मॉल क्यू दिया हुआ है 0.08 मीटर क्यूब पर सेकंड. इसका मतलब कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू. इट मींस 0.08 into 2 is equal to 0.16 मीटर क्यूब पर सेकंड. कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी. 0.16 कैपिटल ए is equal to pi d square by 4. Capital B is 1 by n r raised to power 2 by 3 s raised to power half. सिंप्लीफाई करो, डायमीटर निकाल के बताओ कितना आ रहा है. सिंप्लीफाई कैलकुलेट दी डाया. क्या डायमीटर आ रही है सीवर की? सिंप्लीफाई कैलकुलेट डाया ऑफ द सीवर. सिंप्लीफाई कीजिए, डायमीटर निकाल के बताइए. n पता है, s पता है. सिंप्लीफाई कीजिए, डायमीटर कितना निकल के आ रहा है. और द डाया ऑफ द सीवर कमिंग आउट. और द डाया डायमीटर को छोड़ के all the values are known except diameter. So 0.412 मीटर. तो डाया कम्स आउट टू बी 0.412 मीटर. सबका यही आ रहा है 0.412. चलो डायमीटर निकल के आ गया. अब मुझे क्या निकालनी है? स्मॉल वी निकालनी है. स्मॉल वी विल बी इक्वल टू कैपिटल वी. इट विल बी इक्वल टू 1 by n r raised to power 2 by 3 s raised to power half. सिंप्लीफाई करके निकाल लो, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी. सिंप्लीफाई विल गेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. सिंप्लीफाई कीजिए, वेलोसिटी निकाल के बताइए. कितनी आ रही वैल्यू? What is the value coming out? 1.196. So 1.196 मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है. क्लियर है? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसको. एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस. Any point to be referred from this now? Clear every problem? This is 5 by. Next of the problem to be referred is a sieve of diameter 500 mm. A sieve of diameter 500 mm is flowing. The ratio of Q by Q
the ratio of Q by Q in same sieve would be, in same sieve would be, ratio of Q by Q in the same sieve would be, calculate, same sieve would be, V by D की वैल्यू दे रखी है, Q by Q की वैल्यू निकालो, जो भी आंसर आ रहा है आपका अनुष्ठ भाई, whatever is the answer coming out सही है, D by D 0.412 आ रहा है तो 0.412 आंसर है, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, कैसे सॉल्व होगा, कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, डू द कैलकुलेशन हो जाए। minus sin alpha by 2 pi, V by V is alpha by 360 degree, minus sin alpha by 2 pi, divide by alpha by 360 degree, raised to the power 2 by 3, put alpha equals to, alpha की वैल्यू पुट कर दो 132.84 डिग्री, you will get the value of Q by Q, आपको Q by Q की वैल्यू मिल जाएगी, सिंप्लीफाई करके निकाल कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई, चलिए क्लियर है पूरी स्टोरी, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, velocity for all the sievers in India usually, self-cleansing velocity for all the sievers in India usually in the range of 1 to 1.2 meters per second. तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी सारे सीवर्स के लिए इस रेंज में होनी चाहिए, 1 से लेके 1.2 मीटर पर सेकंड के बीच। चलिए क्लियर है पूरी स्टोरी, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कल 0.45 देखा था, हाँ तो नहीं समझ में आएगा, कल कौन से सीवर के लिए देखा था, कल जब 4.45 देखा था कौन से सीवर के लिए देखा था, कल जब 0.45 बताया था साथ में सीवर भी जानकारी दी थी, कौन सा सीवर था, सर्कुलर सीवर था, बहुत बढ़िया। If the type of sewer is not being mentioned, which of the sewer is being designed by us? देखो कंक्रीट सीवर, अगर सीवर मेंशनड नहीं होता है हम ब्रांच सीवर डिजाइन करके देते हैं, वी गो फॉर द डिजाइनिंग ऑफ ब्रांच सीवर, तो कल जो भी एनालिसिस करी थी हमने ब्रांच सीवर के लिए करके बताई थी, अभी सवाल ब्रांच सीवर का नहीं है, अभी क्या पूछ रहा है ये, अभी सारे सीवर के लिए पूछ रहा है आपसे, तो हर सवाल डिफरेंट होता है, एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम, तो सवाल का जवाब सवाल पढ़ के दिया जाता है, सर सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कल तो 0.45 बताई दिया आपने, तो आज ये कैसे हो गई, क्योंकि आज सवाल ही अलग है, कल अलग बात चल रही थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, next point of reference is egg shaped sieve, next point of reference is egg shaped sieve, तो अभी तक हम बात कर रहे थे सर्कुलर सीवर की, now we talking about egg shaped sieve, now we talking about egg shaped sieve, 0.8 कब होगा, 0.8 ब्रांच सीवर में ही होगा मैक्सिमम डिस्चार्ज पे, अगर 0.45 मीटर पर सेकंड की सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपको ब्रांच सीवर पे मिनिमम डिस्चार्ज पे चाहिए, तो आप 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को इंश्योर करो फुल डिस्चार्ज पे, तो वो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी नहीं है 0.8 मीटर पर सेकंड, इज नॉट 0.8 मीटर पर सेकंड, वो वेलोसिटी है मैक्सिमम डिस्चार्ज पे, ये जानकारी भी दी थी आपको, दिस इंफॉर्मेशन वाज आल्सो गिवन टू यू, तो वो एक अलग कहानी है, अगर मिनिमम डिस्चार्ज पे आपको सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी 0.45 चाहिए तो मैक्सिमम डिस्चार्ज पे वेलोसिटी 0.8 0.9 के बीच में आनी चाहिए, इट शुड कम इन द रेंज ऑफ 0.8 0.9 मीटर पर सेकंड, एंड दैट वेलोसिटी इज नॉट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, वो वेलोसिटी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी नहीं। चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज एग शेप्ड सीवर, अब क्या है एग शेप्ड सीवर, वी ऑलवेज प्रोवाइड सर्कुलर सेक्शन फॉर द सीवर, आज ही डिस्कस किया हमने कि सर्कुलर सेक्शन का एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ द सीवर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ द सीवर, एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ द सीवर इज दैट फ्लक्चुएशंस इन वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर लीस्ट, ये एडवांटेज है। नाउ द पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ द सर्कुलर सेक्शन इज ओनली अवेलेबल व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज मोर देन 0.5 डी, अब आपको एक और जानकारी दी, हाँ फ्लक्चुएशन का मैं बिल्कुल सही बात है, अब एक और जानकारी क्या दी, जो भी एडवांटेज की हमने बात करी है सर्कुलर सेक्शन की, व्हाटएवर एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड इज ओनली अवेलेबल व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज मोर देन 0.5 डी, अगर डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5 डी से ज्यादा है तो सर्कुलर सेक्शन आपको अपना एडवांटेज निकाल के देगा, तो हम सर्कुलर सेक्शन अगर सेपरेट सीवरेज सिस्टम में प्रोवाइड करें, ये बात जस्टिफाइड है, क्यों जस्टिफाइड है, इफ आई प्रोवाइड द सर्कुलर सेक्शन इन अ सेपरेट सीवरेज सिस्टम, डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी रखी जाती है, डेप्थ ऑफ फ्लो रखी जाती है 0.5 से लेके 0.75 डी, डिजाइन किसके लिए करते हैं इसको हम डिजाइन करेंगे सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज के लिए, और सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज कितना होगा, फ्लक्चुएशन टाइम्स ऑफ एवरेज डिस्चार्ज, तो ये फ्लक्चुएशन टाइम्स ऑफ एवरेज डिस्चार्ज निकल के आएगी, फ्लक्चुएशन की वैल्यू डिपेंड कर जाती है टाइप ऑफ सीवर के ऊपर, टाइप ऑफ सीवर नहीं देगा तो हम ब्रांच मान लेंगे, ये सारी कहानी आपको कल बताई थी, ये एंटायर स्टोरी भी हम डिस्कस यस्टरडे। अब इशू ये है कि अगर हमने सर्कुलर सेक्शन दिया सेपरेट सीवरेज सिस्टम में, भले ही ये जो एवरेज डिस्चार्ज है 80% ऑफ वाटर डिमांड हम मानते हैं, होगा नहीं हमेशा, व्हाटएवर इज द वेरिएशन, कभी 0.81 हो जाएगा, कभी 0.78 हो जाएगा, कभी 0.72 हो जाएगा, कभी 0.81 हो जाएगा,
तो इसकी वेरिएशन को भी अगर हम अकोमोडेट करें, डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5d से ऊपर ही निकल के आती है। डेप्थ ऑफ फ्लो कम्स आउट टू बी मोर देन 0.5d। कहने का मतलब है सर्कुलर सेक्शन का एडवांटेज हर टाइम पे मिलता है सेपरेट सीवरेज सिस्टम के अंदर। The advantage of circular section is always available in separate sewerage system क्योंकि most of the time depth of flow is more than 0.5d। डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5d से ज्यादा ही निकल के आती है। पर अगर मैं यही सर्कुलर सेक्शन प्रोवाइड करूं कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए, अब दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कंबाइंड सीवरेज सिस्टम डिजाइन होता है टू कैरी विच डिस्चार्ज। तो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं टू कैरी बोथ ड्रेनेज डिस्चार्ज एंड सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज। तो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम विल बी डिजाइन टू कैरी ड्रेनेज डिस्चार्ज आल्सो एंड सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज आल्सो। व्हाट अबाउट ड्रेनेज डिस्चार्ज? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ड्रेनेज का या सैनिटरी सीवेज का? Whose magnitude is more, ड्रेनेज और सैनिटरी सीवेज? हाउ मेनी टाइम्स मोर? ये ड्रेनेज डिस्चार्ज कम से कम कितने गुना ज्यादा होती है सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज से? ये वैल्यू बता रखिए। तो 20 से लेकर 30 गुना ज्यादा निकल के आएगी। 20% नहीं है, 20 टाइम्स है, तो 20 से लेकर 30 गुना ज्यादा निकल के आएगी वैल्यू। आप एवरेज भी लेके चलो 25 गुना ज्यादा। इसका मतलब हमारा टोटल डिस्चार्ज कितना आ गया? 26 टाइम्स ऑफ सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज। तो अगर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में मैंने एक सर्कुलर सेक्शन दिया, इसको डिजाइन तो मैं करूंगा इस डिस्चार्ज के लिए, पर ये डिस्चार्ज हमें मिलेगा कब? ये डिस्चार्ज हमें तभी मिलेगा जब ये ड्रेनेज रन कर रही होगी, और ये ड्रेनेज है पीक ड्रेनेज और पीक फ्लड डिस्चार्ज। कहने का मतलब है जब शहर में मैक्सिमम बारिश होगी, उस मैक्सिमम बारिश के करस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज मिलेगा उसको बोला जाता है ड्रेनेज डिस्चार्ज। और द पॉइंट इज, इस मैक्सिमम बारिश के आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इसका मतलब आप डिजाइन तो करोगे इस डिस्चार्ज के लिए, पर ये डिस्चार्ज तो मुझे तभी मिलेगा जब मैक्सिमम बारिश आएगी। फॉर 99.99% ऑफ द टाइम इस सीवर में कौन सी डिस्चार्ज रन कर रही होगी? For 99.99% of the time in the sewer, which discharge will be running? Only sanitary sewage discharge will be running. It means for most of the period in the sewer, only sanitary sewage discharge will be running. और ये sanitary sewage discharge design discharge से कितने गुना कम है? ये sanitary sewage discharge, so this sanitary sewage discharge is how many times less than design discharge? 26 times less than design discharge. Impact depth of flow 0.5d से नीचे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सर्कुलर सेक्शन दे दिया कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में, एक तो साइज बहुत बड़ी निकल के आएगी, उसकी साइज विल कम आउट टू बी ह्यूज, तो डायमीटर बहुत बड़ा निकल के आएगा, एक कॉस्टली होगा बहुत वो। दूसरा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। देयर इज नो एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्कुलर सेक्शन इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। हेंस इन ऑर्डर टू डिराइव द एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, इसीलिए कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में सर्कुलर सेक्शन का एडवांटेज डिराइव करने के लिए हमने एक सेक्शन डेवलप किया। कैसा सेक्शन डेवलप किया? हमने एक सेक्शन डेवलप किया बाय प्लेसिंग टू सर्कुलर सेक्शंस वन ओवर ईच अदर। हमने दो सर्कुलर सेक्शंस को एक दूसरे के ऊपर रखा, हमने दो सर्कुलर सेक्शंस को एक दूसरे के ऊपर रखा, और लॉजिक क्या लगाया? लॉजिक ये लगाया दैट वील टेक द एडवांटेज ऑफ अपर बिगर सर्कुलर सेक्शन। हमने लॉजिक ये लगाया कि हम ऊपर वाले बड़े सर्कुलर सेक्शन का एडवांटेज लेंगे। कब? ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जिस समय बारिश आ रही होगी, तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन विल टेक द एडवांटेज ऑफ अपर बिगर सर्कुलर सेक्शन, विल टेक द एडवांटेज ऑफ अपर बिगर सर्कुलर सेक्शन। तो जब बारिश आएगी हम एडवांटेज लेंगे ऊपर वाले बड़े सर्कुलर सेक्शन का। और एडवांटेज क्यों मिल रहा है ऊपर वाले बड़े सर्कुलर सेक्शन का? एडवांटेज इसलिए मिल रहा है ऊपर वाले बड़े सर्कुलर सेक्शन का क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5d से ज्यादा है। तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज मोर देन 0.5d, तो हमारा डिस्चार्ज रन कर रहा है 0.5d से ऊपर। एंड वील टेक द एडवांटेज ऑफ लोअर स्मॉलर सर्कुलर सेक्शन। हम छोटे वाले नीचे वाले सर्कुलर सेक्शन का एडवांटेज लेंगे ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो का मतलब जब बारिश नहीं हो रही उस समय कितना डिस्चार्ज रन करेगा? जब बारिश नहीं हो रही उस समय डिस्चार्ज रन कर रही है हमारी Q'। और Q' की वैल्यू किसके बराबर थी? Q' वाज ओनली इक्वल टू सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज। दिस वाज इक्वल टू सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज प्लस ड्रेनेज डिस्चार्ज। इसका मतलब चाहे बारिश हो चाहे बारिश नहीं हो, हमें दोनों सर्कुलर सेक्शन का एडवांटेज मिल रहा है। फायदा हो गया हमारा सर्कुलर सेक्शन का। पर ये सेक्शन हमने थ्योरेटिकली बनाया, दिस इज बीइंग डिजाइन्ड थ्योरेटिकली। ऐसा हम प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो फ्रॉम प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस सेक्शन वाज फर्दर बीइंग मॉडिफाइड। इस सेक्शन को हमने और मॉडिफाई किया, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन दिस सेक्शन अपीयर्स लाइक एन एग। मॉडिफिकेशन के बाद ये सेक्शन एग की तरह लगता है, इसीलिए इस सेक्शन का नाम रख दिया एग शेप्ड सीवर। सो आफ्टर मॉडिफिकेशन दिस सेक्शन अपीयर्स लाइक एन एग, देयरबाय द नेम कम्स एग शेप्ड सीवर। तो जो सॉलिड लाइन है वो हमारा एक्चुअल सीवर है, जो ये हाईलाइटेड लाइन है वो हमारा सीवर है डेवलपमेंट के टाइम का, कि हमने सीवर को डेवलप कैसे किया गया है। तो अगर सेपरेट सीवरेज सिस्टम है हम देंगे सर्कुलर सेक्शन, अगर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है हम देंगे एग शेप्ड सीवर। तो एग शेप्ड सीवर हमें सर्कुलर सेक्शन का एडवांटेज निकाल के देगा ड्यूरिंग रेनी सीजन आल्सो एंड ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो आल्सो। So depending upon the type of sewerage system, we provide a particular type of sewer. Make particular type of sewer provide. ये चीज repeat करना है इस पर कुछ भी? Any point to bear from this for anyone? कोई सा point repeat करना है इस पूरी कहानी के अंदर? Here the value of total size of X-shaped sewer is equal to 3/2d dash. जो total height है इस X-shaped sewer की वो है 3/2d dash. और यहाँ d dash की वैल्यू निकल के आती है, here the value of d dash is equal to 0.84 times of d। ये रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है क्योंकि इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें कंसेप्ट लगता है हाइड्रोलिक इक्विवेलेंसी का। By applying the concept of hydraulic equivalency, d dash comes out to be 0.84 times of d।
तो अगर ये एक्स शेप सेक्शन हाइड्रोलिकली इक्वलेंट है एक सर्कुलर सेक्शन के जिसकी डायमीटर d है, then d dash comes out to be 0.84 times of d. Since this value cannot be calculated, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली बता दी. Its standard result is directly being given to you. क्लियर है पूरी कहानी? अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से. इंडिया में मोस्टली कौन से यूज होते हैं? तो इंडिया एक शहर ही है, मतलब पूरे इंडिया में एक ही तरह का सीवर यूज होता है, ऐसा ही है. So we're done with all the aspects of your designing of sewer. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं डिजाइनिंग ऑफ सीवर के, all the points we have covered. कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी सीवर में से. एक्स शेप सीवर कभी देखा नहीं? वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देखते नहीं है. कोई शेयर करना है एक्स शेप सीवर शेयर कर देना, कोई ले होते हुए भी, और एक बार उसकी ज्योमेट्री भी शेयर कर देना. शेयर बोथ ही पिक्स, उनको दिखाएं एक्स शेप सीवर कैसा होता है. तो ले होते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब वो सीवर ले हो रहा था आप वहां पे प्रेजेंट नहीं थे. तो आप बोला इंडिया में ले होते हुए नहीं देखा. इसको डाउट क्या आ रहा है? मैंने इंडिया में कभी एक्स शेप सीवर ले होते हुए नहीं देखी. मतलब जब भी सीवर ले होता है इंडिया में आप वहां पे प्रेजेंट होते हो. पूरे पूरे इंडिया में जब भी सीवर ले होती है यू आर प्रेजेंट देयर. दिस इज एक्स शेप सीवर. ये एक्स शेप सीवर है. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? अब एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस नाउ फॉर एनीवन? तो मैग्नीफाई कर दिया ऐसे. आई मैग्नीफाइड दिस. चलिए, थैंक यू एवरीवन. हाँ, लोड हो जाएगा, टेंशन मत लो. आप लूम टॉपिक बचा हुआ है, लूम हम कवर कर लेंगे. विल कवर द लूम. चलिए, थैंक यू ऑल. सो टुमारो योर क्लास इज ऑन यूट्यूब. कल आपकी क्लास यूट्यूब पे है. अच्छा, कल की क्लास के लिए प्रॉब्लम्स ही करनी है. यू हैव टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ओनली. कल की क्लास के लिए प्रॉब्लम्स ही करनी है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक करना है? ग्रुप पे पोल ले लेते हैं. ग्रुप पे पोल कर देंगे. टेलीग्राम लिंक में शेयर कर देता हूँ. आई एम शेयरिंग द टेलीग्राम लिंक. तो ग्रुप पे